ये तो हमने पढ़ ली डेफिनेशन कैपिटल एसेट्स की। अब हम देखते हैं कि इन एसेट्स के ऊपर कोई गेन कैसे कैलकुलेट होगा। तो डेफिनेटली गेन किस तरह कैलकुलेट होता है, किसी चीज की जो सेल कंसिडरेशन है और उसकी कॉस्ट, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। सो व्हाट इज, आपको गेन या लॉस कब होगा, जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये 5 मोड्स हैं डिस्पोज ऑफ करने के। सो ये कोई पढ़ेगा जी, शहीर आप पढ़े। शहीर नहीं है कोई सर और वो जी। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। जी बेटे पढ़े, टाइम ना वेस्ट करें। Sir, can I जी read? जी बेटा। Disposal of assets, Section 75 and 218. Sold, transferred, cancelled, etc. Where a business asset is discarded or ceases to be used, the transmission of an asset by succession, a disposal shall include the disposal of a part of an asset, application of a business asset to personal. ओके, तो ये डिस्पोजल के मुख्तलिफ मोड्स हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल का मतलब यही नहीं है कि आप सेल आउट कर देंगे। तो अगर आपने किसी को एसेट सेल आउट किया, वो एक वन मोड है, उसके अलावा 4 मोड्स और भी हैं। तो चाहे आपने एसेट को सेल आउट कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपने अपने एक बिजनेस यूनिट से किसी दूसरे बिजनेस यूनिट के अंदर विद इन द ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। कैंसिल करने का मतलब ये है कि आपने उस एसेट को कैंसिल आउट कर दिया। वो पहले एक वर्किंग कंडीशन में था, तो उसने आपने उसको कैंसिल आउट कर दिया। फिर यह है कि कुछ एसेट्स जो हैं वो रिडेंडेंट हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तो उनको आपको डिस्कार्ड करना पड़ जाता है, या गवर्नमेंट उनको यूजेज बैन कर देती है। जैसे पीआईए का, अगर उसका कोई फोकट पीआईए का बोइंग तैयार है, तो बोइंग अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है नहीं बोइंग रिस्की हो गया है, और अगर उसको वो ऑपरेशन उसकी अलाउ नहीं करती सिविल एविएशन अथॉरिटी, तो वो पीआईए को डिस्कार्ड करना पड़ जाएगा। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो आपको अपने प्लांट एंड मशीनरी डिस्कार्ड करनी पड़ती है। या अगर कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं तो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपको कहती है कि जी आप इस एसेट को यू कैन नॉट यूज इट एनी फर्दर। सो ये सेकंड में वो आ जाते हैं कि वेयर बिजनेस एसेट इज डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज्ड। चाहे आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, या फिर उसको यूज करना छोड़ देते हैं, वो पड़ा रहता है आपकी प्रेमिसेस में, बट यू सीज टू यूज इट, तो इसका मतलब है आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। थर्ड ये है कि द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन। एक आदमी गॉड फॉरबिड अगर फोर्थ हो जाता है, तो उसका जो एसेट उसके वरसा को दिया जाता है, तो जिस डेट को वो दिया जाता है उस डेट को कंसिडर किया जाता है कि वो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है। फिर अगर आपने 100% उस एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बल्कि पार्शियल कुछ चीजें उसकी सेल आउट कर दी, कुछ नहीं की, तो पार्शियल डिस्पोजल भी जो है उसको आप डिस्पोजल ऑफ एसेट की डेफिनेशन में डालेंगे। और डिस्पोजल शैल इंक्लूड द डिस्पोजल ऑफ ए पार्ट ऑफ एन एसेट। फिर फिफ्थ एलिमेंट ये है कि आपका भी एक एसेट आपके बिजनेस में था, उसको आप पर्सनल यूजेज के लिए शुरू कर दिया आपने। तो एक बिजनेस एसेट को व्हेनेवर यू अप्लाई इट फॉर पर्सनल यूज, तो वो भी क्या होगा, डिस्पोजल होगा। तो ये पांचों कंडीशंस हैं कि अगर ये होंगी तो इसका मतलब है वो एसेट डिस्पोज ऑफ कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, डिस्पोजल जब होती है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं, एक उसकी कॉस्ट देखनी पड़ती है और एक उस एसेट की सेल कंसिडरेशन देखनी पड़ती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि उस एसेट की सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। तो गेन का फॉर्मूला क्या है? गेन का फॉर्मूला है ए माइनस बी। ए इज योर कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, वट एवर अमाउंट यू रिसीव, वट एवर कंसिडरेशन दैट यू रिसीव, दिस इज कॉल्ड ए। एंड जो एसेट की कॉस्ट है वो बी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, या वो अगर कंसिडरेशन ज्यादा होगी तो गेन होगा, अगर कंसिडरेशन कम होगी और कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो आपका लॉस होगा। अब कंसिडरेशन के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज कंसिडरेशन। Consideration is hire of two items.
हायर ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड फेयर मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो सेल कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा। सपोज एक एसेट है, उसकी एक्चुअल इस वक्त मार्केट वैल्यू है 5 लाख, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं 4 लाख का, तो फिर सेल कंसिडरेशन क्या होगा, 4 लाख या 5 लाख। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक एसेट उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख, लेकिन आपको एक्चुअली जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है वो 4 लाख है, तो फिर उसकी कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स क्या होगी? जी स्टूडेंट्स, अगर एक एसेट की एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड इज 400,000 और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 500,000, 4 लाख की एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड है और 5 लाख रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या कंसिडर की जाएगी? सर 5 लाख। 5 लाख, जो कि इन दोनों से ज्यादा होगी। वेरी गुड। तो whenever you have to calculate consideration received on disposal of an asset, आप देखेंगे एक्चुअली क्या पैसा रिसीव हुआ और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो इन दोनों में से ज्यादा होगी वो कंसिडरेशन रिसीव्ड कंसिडर की जाएगी। एक इसमें एक्सेप्शन है कि अगर वो एसेट चोरी हो जाए, इन केस ऑफ थेफ्ट, या लॉस हो गया, आपका थेफ्ट नहीं हुआ, वैसे लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया वो एसेट, तो उसके जो पैसे आपको रिसीव होंगे वो सेल कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा। सो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका गेन या लॉस होगा। अब देखते हैं कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूडेड है। तो कहता है द कॉस्ट ऑफ एन कैपिटल एसेट इन टू सिचुएशंस इन द फॉलोइंग मैनर, no amount shall be included in the cost of a capital asset for any expenditure incurred by a person that is deductible from income earned under any other head of income। अगर किसी और हेड ऑफ इनकम में अगर कोई चीज डिडक्टेबल है तो वो उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कोई चीज डिडक्टेबल है तो वो वाली चीज क्या होगी, वो ऐसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। सेकेंड है एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड। हमने इनएडमिसिबल के सेक्शन पढ़ा था कि अगर आपने कोई परचेज की है और उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं डिडक्ट किया तो वो फिर आपकी कॉस्ट नहीं कंसिडर होगी। तो अगर आपने कोई एक कैपिटल एसेट लिया लेकिन उस कैपिटल एसेट की जेन्युइनली वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है, लेकिन उसके ऊपर आपने विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा, तो इट मींस वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो जब आप गेन में से कोई चीज कॉस्ट ही का हिस्सा नहीं बनेगा तो इसका मतलब है टोटल गेन जो है, जो टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड है वही आपका गेन हो जाएगा, कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी। तो अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा जो कि अदरवाइज लॉ के मुताबिक वो बनता है कैपिटल एसेट, लेकिन सेक्शन 21 की वायलेशन की वजह से कि आपने उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा, कॉस्ट आपकी नील कंसिडर हो जाएगी, इसका ये मतलब है। और जब हमने इधर पढ़ा था कि जी ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन या ट्रांसफर, तो उस सूरत में कौन सी वैल्यू उसकी कंसिडर की जाएगी। अगर आपको लेट सपोज अपने फादर से या दादा से कोई चीज किसी भी बंदे को अगर मिलती है सक्सेशन से, तो या एज ए गिफ्ट मिलता है, आपके फादर आपको गिफ्ट देते हैं कोई भी एसेट, कोई कार ऐसे गिफ्ट देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी। तो उसमें लॉ कहता है कि व्हेनेवर एनी कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम ए रिलेटिव या बाय सक्सेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो आपको एसेट्स मिले या कंपनी लिक्विडेट हुई तो एसेट मिले, तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर और एक्विजिशन शैल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये नहीं कि ट्रांसफर करने वाले ने जितनी वैल्यू का एसेट ट्रांसफर किया वो कंसीडर किया जाएगा, नहीं, जिस डेट को वो आपको एसेट मिला उस डेट को जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी। सपोज आपके फादर ने टोयोटा करोला आपको लेके दी, उन्होंने खरीदी 20 लाख रुपए की, लेकिन जिस दिन आपको उन्होंने ट्रांसफर की उस दिन की टोयोटा करोला की वैल्यू थी 25 लाख, तो आपकी वो हाथों में वो एसेट 20 लाख का कंसिडर किया जाएगा या 25 लाख का कंसिडर किया जाएगा। जी, आपके फादर ने करोला खरीदी 20 लाख की, लेकिन जब आपको ट्रांसफर की उन्होंने, जब आपको गिफ्ट की तो उस वक्त 25 लाख की थी, तो एज पर लॉ उसकी कॉस्ट क्या कंसिडर की जाएगी। जी स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? जी सर।
जी बोले। the cost of capital asset in two situations. मैंने एक सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा है कि आपके फादर ने आपको टोयोटा करोला लेके दी, उसकी उन्होंने खरीदी 20 लाख रुपए की, लेकिन उन्होंने महीने बाद जब आपको ट्रांसफर की तो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू थी 25 लाख। तो आप अपनी बुक्स में उस एसेट को टैक्स पर्पसेस के लिए किस वैल्यू के ऊपर लिखेंगे, 20 लाख पे या 25 लाख पे? 25 लाख पे। क्यों? सर क्योंकि वो ज्यादा है। नहीं, आप ये आखिरी 3 लाइनें पढ़ें। इन केस द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम ए रिलेटिव, आपको फादर से गिफ्ट मिला तो आप उसकी वैल्यू क्या करेंगे? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है? तो जब आपको किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है कोई एसेट, तो उसकी कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी कि जो उस बंदे को आई, ट्रांसफरर को, बल्कि जो ट्रांसफरी है उसको, जिस डेट को उसको ट्रांसफर हुई उस डेट के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो आपका की वैल्यू कंसीडर की जाएगी उस एसेट की। समझ आई कि नहीं? आ गई सर, आ गई। क्या समझ आई? सर जब कोई गिफ्ट मिलेगा हमें तो वो जो उसकी जिस वैल्यू पे खरीदा होगा वही रिकॉर्ड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई और बच्चा बता सकते हैं? भाई सामने लिखी हुई पश्तो भी आपको नहीं समझ आती तो फिर कैसे काम चलेगा? दोबारा रिपीट करें। इन केस द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, पर्सन मींस, आपका नाम क्या है बेटा? आफाक सर। जी आफाक। वकास। इन केस कैपिटल एसेट आप कंसिडर करेंगे टोयोटा करोला। इन केस टोयोटा करोला बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वकास अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम ए रिलेटिव, अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम फादर, तो क्या होगा? अगली लाइन को छोड़ दें, बाय सक्सेशन डिस्ट्रीब्यूशन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। आपके एसेट की कॉस्ट, आपके फादर को कॉस्ट पड़ी 20 लाख रुपए की, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसफर किया तो उस वक्त मार्केट में करोला था 30 लाख रुपए का। तो वो एसेट की कॉस्ट क्या है और फिर मार्केट वैल्यू क्या है, ये बताएं। आपके फादर को कॉस्ट क्या पड़ी? सर 20 लाख। 20 लाख। तो उस डेट को, डेट ऑफ ट्रांसफर पे फिर मार्केट वैल्यू क्या है? सर 30 लाख। कितनी? सर 30 लाख। 30 लाख। तो लॉ के मुताबिक आप कौन सी वैल्यू लेंगे, किस वैल्यू को कॉस्ट कंसीडर करेंगे अपनी? आपके फादर की कॉस्ट तो है 20 लाख और 30 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू है 30 लाख, तो आपकी रिसिपिएंट की क्या कॉस्ट कंसीडर की जाएगी? सर 20 लाख करेंगे। 20 लाख नहीं कंसीडर करेंगे बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। समझ आ गई? जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो कॉस्ट कंसीडर की जाएगी, 30 लाख रुपया कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। क्या समझ आई? दोबारा रिपीट करें। आपके फादर की कॉस्ट है 20 लाख रुपया, क्या वो कॉस्ट आपके फादर की कॉस्ट है? आपके फादर को करोला पड़ी 20 लाख रुपए की, जब उन्होंने आपको ट्रांसफर की उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू थी 30 लाख, तो आपकी कॉस्ट क्या है? क्या आपकी कॉस्ट आपकी फादर वाली कॉस्ट है या आपकी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू है? जी सर फेयर मार्केट वैल्यू की जो 30 लाख फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट होगी। वेरी गुड, शाबाश।